तो चलिए आज 320 साल के एक लंबे दिलचस्प सफर को कुछ ही मिनटों में तय करते हैं। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले बड़े तुर्क इस्लामी साम्राज्य की। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है गुलामों के सुल्तान बनने से और जिसका अंत होता है एक और बड़े साम्राज्य के आगाज पर। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक डायनेस्टी नहीं थी। नहीं, ये तो 5 अलग-अलग राजवंशों की एक आप कह सकते हैं एक रिले रेस थी। सबसे पहले आए मामलुक यानी गुलाम वंश, फिर आए खिलजी जिन्होंने क्रांति ला दी। उनके बाद तुगलकों ने बड़े-बड़े और कुछ नाकाम प्रयोग किए। फिर सैयदों का दौर आया जो सिमटता चला गया और आखिर में लोदी वंश जिसका पतन हुआ। इन सब ने मिलके एक के बाद एक 300 साल से भी ज्यादा दिल्ली के तख्त पर राज किया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि भाई 5-5 राजवंशों वाला ये साम्राज्य 320 साल तक चला कैसे? और फिर मुगलों के आने से ठीक पहले ही ये ताश के पत्तों की तरह बिखर क्यों गया? यही वो सवाल है जो हमें सत्ता, ताकत और बड़े-बड़े साम्राज्यों के बनने और मिटने के असली खेल को समझने में मदद करेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक ऐसे गुलाम से जो सुल्तान बना। तो साल था 1206 और सल्तनत की नींव रखी कुतुब उद्दीन ऐबक ने। वो मोहम्मद गोरी के एक तुर्क मामलूक थे। अब मामलूक का मतलब सिर्फ गुलाम नहीं होता, ये वो सैन्य गुलाम होते थे जिन्हें बाकायदा जंग और हुकूमत चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐबक ने सिर्फ एक नया राज नहीं बनाया, उन्होंने दिल्ली को एक नई पहचान दी। कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारत की नींव रखी जो आज तक खड़ी है। चलिए अब मामूलों से आगे बढ़कर सल्तनत के सबसे ताकतवर दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जिसे एक ऐसे सुल्तान ने शक्ल दी जो कह सकते हैं जितना बेरहम था उतना ही ज़हीन भी। ये वक्त था खिलजी क्रांति का। अलाउद्दीन खिलजी, इसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसी जबरदस्त फौलादी फौज बनाना जो मंगोलों के हमलों को रोक सके और साथ ही साम्राज्य को भी फैलाए। और इस एक मकसद के लिए उसने पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली, इतनी कि उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। खिलजी का असली जीनियस उसकी मिलिट्री में नहीं बल्कि उसके दिमाग में था। उसने समझा कि भ्रष्टाचार ही सेना को कमजोर करता है, तो उसने सिस्टम बनाया। पहला, एक पक्की परमानेंट आर्मी। दूसरा, तनख्वाह सीधे कैश में ताकि वफादारी सिर्फ सुल्तान से हो। तीसरा, हर सैनिक का पूरा ब्यौरा जिसे चेहरा कहते थे ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। और चौथा, घोड़ों पर शाही मुहर यानी दाग सिस्टम ताकि अच्छे घोड़े बदले ना जा सकें। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये सल्तनत की लाइफलाइन थी। लेकिन सवाल वही, इतनी बड़ी फौज को सैलरी देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? सिर्फ टैक्स बढ़ाना तो काफी नहीं था। तो खिलजी ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पूरे के पूरे बाजार को ही कंट्रोल कर लिया। जी हाँ, अनाज से लेकर घोड़े तक हर चीज का दाम अब सरकार तय करेगी। क्यों? ताकि कम पैसों में भी एक बड़ी सेना को मेंटेन किया जा सके। कमाल की सोच थी। तो खिलजी के इस सधे हुए कंट्रोल्ड वाले राज के बाद सीन में एंट्री होती है एक ऐसे सुल्तान की जो था तो बहुत पढ़ा लिखा और होशियार, लेकिन उसके बड़े बड़े आइडियाज ही सल्तनत के लिए मुसीबत बन गए। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक की एक्सपेरिमेंट्स को देखिए। एक तरफ विजन कमाल का था, जैसे राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना ताकि पूरे देश पर कंट्रोल हो। आइडिया तो अच्छा था ना, है ना? लेकिन असलियत में क्या हुआ? हजारों लोग उस मुश्किल सफर में मारे गए और प्लान पूरी तरह फेल हो गया। फिर उसने चांदी की कमी की वजह से तांबे के सिक्के चलाए। फिर से आइडिया इनोवेटिव था, लेकिन नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी इकॉनमी चौपट हो गई। मतलब हर शानदार आइडिया का अंत एक बड़ी तबाही पर होता था और इसी ने सल्तनत को अंदर से कमजोर कर दिया। तो तुगलक के इन नाकाम प्रयोगों ने सल्तनत की दीवारों में गहरी दरारें डाल दी थीं। वो अंदर से खोखली हो चुकी थी। नतीजा, जगह जगह बगावत होने लगी। और जब घर कमजोर हो तो बाहर का दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देता ही है, और ये दुश्मन बहुत ही भयानक था। और ठीक उसी वक्त जब सल्तनत अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, उत्तर से एक नया तूफान उठा। इसका नाम था तैमूर, एक तुर्क मंगोल हमलावर जिसने दिल्ली की इस कमजोरी को देख लिया और समझ गया कि यही सही मौका है। तो 1398 में तैमूर दिल्ली पर एक कहर की तरह बरसा। उसने शहर को लूटा, जलाया और एक ऐसा भयानक कत्लेआम किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कहते हैं लाखों लोग मारे गए। बस इस एक हमले ने
दिल्ली सल्तनत की कमर ही तोड़कर रख दी। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब किसी का डर नहीं था। तो जो गवर्नर कल तक दिल्ली के सुल्तान को सलाम करते थे, उन्होंने खुद को ही सुल्तान घोषित कर दिया। जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल सब अलग हो गए। देखते ही देखते विशाल दिल्ली सल्तनत बस दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई, बस एक परछाई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। सल्तनत का आखिरी दौर आना अभी बाकी था। तो चलिए कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि लोदी वंश के साथ इसका अंत कैसे हुआ। और आखिर में पर्दा गिरता है साल 1526 में पानीपत के मैदान में। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास एक नई घातक टेक्नोलॉजी थी, तोपें और बारूद। लोदी की विशाल सेना बाबर की तोपों के सामने टिक नहीं सकी और बस उसी दिन दिल्ली सल्तनत का सूर्य हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगलों का एक नया दौर शुरू हुआ। तो सवाल उठता है कि मुगलों ने ऐसा क्या अलग किया जो सल्तनत नहीं कर पाई। देखिए, बड़ा फर्क ये था कि सल्तनत के सुल्तान ज्यादातर एक बाहरी मिलिट्री पावर की तरह ही राज करते रहे। वो लोकल राजाओं से पूरी तरह कभी जुड़ नहीं पाए। वहीं मुगलों ने इस गलती से सीखा। उन्होंने राजपूतों जैसे ताकतवर स्थानीय शासकों से रिश्ते बनाए, शादियां की और उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया। इसी वजह से वो एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा कर पाए। तो आखिर में हम दिल्ली सल्तनत को कैसे याद रखें? देखिए, इसकी विरासत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, इसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई, अस्थिरता रही, लेकिन तमाम उथल-पुथल के बावजूद इसी सल्तनत ने भारत में इस्लामिक शासन की वो नींव रखी, वो बेस तैयार किया, जिस पर बाद में मुगलों ने एक शानदार महल खड़ा किया। कह सकते हैं कि सल्तनत ने अनजाने में ही सही उस स्टेज को तैयार कर दिया था जिस पर मुगलों की ग्रैंड एंट्री होनी थी। तो पहली बात, इन पांचों वंशों को क्रम में याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। यहाँ गुलाब से है गुलाम वंश, जो सल्तनत का पहला वंश था। खिले से है खिलजी वंश, तो से हुआ तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और आखिर में लो से है लोधी वंश।